नमस्ते स्टूडेंट्स, दिस इज़ रजनी अरोड़ा एंड वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम क्लास 8th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको टाइटल दिखा देती हूँ चैप्टर का, फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 8th की हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है ये। ठीक है, रूलिंग द कंट्री साइड। एक्चुअली 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। ये हमारा तीसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से। टॉपिक है हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, किस तरह से इंडिगो को कल्टिवेट किया जाता था। ठीक है, एक्चुअली क्या था, इंडिगो कल्टिवेशन के ना 2 सिस्टम थे। ठीक है, जो प्लांटर्स ने अपनाए थे। ठीक है, प्लांटर्स कौन? जो ब्रिटेन से लोग आए थे यहाँ पर इंडिगो की कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, मतलब खुद नहीं करते थे, वो करवाते थे। ठीक है, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देयर वर 2 मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। 2 मेन सिस्टम थे, एक था निज और दूसरा था रेयोती। ठीक है, विद इन निज, अभी निज कल्टीवेशन की बात करें, निज में क्या होता था, प्लांटर जो थे ना, वो लैंड कई बार परचेज कर लेते थे, खरीद लेते थे, और कई बार वो रेंट पर ले लेते थे। ठीक है, और उसी पर कुछ लोगों को, कुछ पीजेंट्स को हायर करते थे और उसी पर अपनी एग्रीकल्चर करवाते थे उनसे। ठीक है, ही अदर बोट द लैंड और रेंटेड इट फ्रॉम अदर जमींदार, दूसरे जमींदारों से खरीद लेते थे और उस पर हायर्ड लेबर से कुछ लोगों को हायर करके उस पर क्या करवाते थे, इंडिगो प्रोड्यूस करवाते थे। ठीक है, प्रॉब्लम विद निच कल्टीवेशन, लेकिन इतना इजी नहीं था ये निच कल्टीवेशन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। और वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी? प्लांटर जो थे उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था इतने बड़े एरिया को फाइंड करना जहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन किया जा सके। निज कल्टीवेशन का की प्रोसेस सोची थी ना इन्होंने, तो निज कल्टीवेशन के लिए क्या था कि मतलब उनके लिए इतनी लैंड हायर करना, इतनी लैंड परचेज करना, खरीदना, क्योंकि लैंड मिलेगी तभी तो वो खरीदेंगे। तो चलिए देखते ज़रा। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली अ फर्टाइल लैंड। इंडिगो जो थी वो फर्टाइल लैंड पर ही कल्टिवेट की जा सकती थी। दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो एरियाज थे वो ऑलरेडी वहाँ पर इतने लोग रह रहे थे। अब लोगों को निकाल कर तो वो लैंड नहीं ले सकते ना, कि हाँ तुम चलो बाहर, हमें यहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या था, बड़े छोटे छोटे प्लॉट्स मिल रहे थे, लेकिन उन प्लॉट्स के ऊपर भी इंडिगो प्लांटेशन जो है वो इजी नहीं था। ठीक है, प्लांटर्स नीडेड, प्लांटर्स को बहुत बड़ा लैंड चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो के प्लांटेशन के लिए। तो ये अब लैंड जो था वो कहाँ से मिलता? दे अटेम्प्टेड टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री। उन्होंने सोचा कि चलो इंडिगो की फैक्ट्री के आसपास की जगह जो है वो ले ली जाए। लेकिन वहाँ पर जो पीजेंट थे वो ऑलरेडी वहाँ पर राइस कल्टीवेशन का काम कर रहे थे, तो उनको निकाल सकते नहीं थे कि पीजेंट्स को निकाल कर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते। तो बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस जो थी वो क्रिएट हो गई थी। ठीक है, नोर वर लेबर इजी टू मोबिलाइज, मतलब अब लेबर को यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना भी इजी नहीं था। काफ़ी सारा लार्ज प्लांटेशन था, तो 1-2 लोगों से तो काम चलता नहीं, तो काफ़ी सारे ऑपरेटिंग हैंड्स चाहिए थे। And labor was needed precisely at the time when peasants were usually busy with their rice cultivation। और लेबर भी, इंडिगो कल्टीवेशन भी उसी टाइम चाहिए थी लेबर जब वो ऑलरेडी पीजेंट जो है राइस कल्टीवेशन का काम कर रहे थे। तो देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई कि उनको इतना बड़ा लैंड नहीं मिला। ठीक है, लैंड भी फर्टाइल चाहिए था, और फर्टाइल लैंड पर डेंसली पॉपुलेशन थी जो जिसको वो निकाल नहीं सकते थे। फिर जब उन्होंने सोचा कि फैक्ट्री के पास आसपास अपनी प्लांटेशन ले लेते हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी पीजेंट जो हैं वो राइस कल्टीवेशन कर रहे थे। लेबर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मोबिलाइज करना भी मुश्किल था। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो किस में आई थी? निज कल्टीवेशन में आई थी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, देखिए ज़रा। देखो, निज कल्टीवेशन ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लॉज एंड ब्लॉक्स। अब लार्ज स्केल के लिए, लार्ज प्लांटेशन है तो उसके लिए काफ़ी सारे हल चाहिए थे, काफ़ी सारे बैल चाहिए थे। 1 बीघा के अंदर, मतलब 1 बीघा इंडिगो कल्टीवेशन के लिए हमें 2 हल चाहिए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि 1000 बीघा के लिए 2000 प्लॉज चाहिए थे। ठीक है, इन्वेस्टिंग और परचेज, अब उनको ये लगा कि भाई इतने प्लो खरीदेंगे, इतने बैल खरीदेंगे, इतने हल खरीदेंगे, तो मतलब वो लेकर, अब ये लेकर तो ब्रिटेन नहीं जा सकते थे ना, तो इनको लगा कि इतना ज़्यादा खर्चा हो जाएगा इसके ऊपर, तो वो भी प्रॉब्लम थी।
और nor could supply be easy got from the peasants since their plow and blocks were busy on their rice field। मतलब जो peasants के बुलॉक्स थे, प्लोस थे, बैल थे, हल थे, वो ऑलरेडी बिजी थे क्योंकि वो भी अपने राइस कल्टीवेशन का काम कर रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई नीच कल्टीवेशन के अंदर, ठीक है। तो लेट 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलुक्टेड टू एक्सटेंड। उनको ये लगा कि भाई अब ये निच कल्टीवेशन जो है वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वाज अंडर दिस सिस्टम। मतलब इस सिस्टम के अंदर क्या था कि 20 जितना भी आपका एरिया है उसका 25% पर आपको इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। रेस्ट वाज अंडर द अल्टरनेटिव मोड ऑफ कल्टीवेशन द रेयोती सिस्टम। जब लगा कि निच कल्टीवेशन तो वही काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बाद ये मूव करे कहाँ पर, रेयोती सिस्टम पर, ठीक है। तो रेयोती सिस्टम देख लेते हैं। मैंने बताया था ना दो सिस्टम में इन्होंने क्या था, इंडिगो कल्टीवेशन का काम करवाया था। एक तो निच सिस्टम की प्रॉब्लम्स हमें समझ आ गई हैं। अब रेयोती सिस्टम क्या था, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेयोट्स मैंने कल ही आपको बता दिया था कल वाली वीडियो में कि रेयोट्स मतलब पीजेंट, ठीक है, इसीलिए रेयोती सिस्टम बोला है। देखो जरा, अंडर द रेयोती सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो प्लांटर्स थे वो रेयोट्स को, पीजेंट्स को फोर्स करते थे कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता था, सत्ता कहलाता था। और जो विलेज के हेडमैन होते थे उनको भी उसी कॉन्ट्रैक्ट पर रेयोट्स के बिहाफ पर साइन करना होता था कि तुम इन रेयोट्स से, इन पीजेंट से इंडिगो जो है प्रोड्यूस करवाओगे। जो साइन कर देते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उन लोगों को कैश दिया जाता था। कैश किस लिए, कि हाँ चलो तुम अपनी क्रॉप जो है, क्रॉप के लिए जो खर्चा आएगा उसे, ठीक है, अपना जो है प्रोड्यूस करना शुरू करो इंडिगो, ठीक है। लेकिन वो जो लोन था वो बहुत ही कम इन्वेस्ट, मतलब उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता था, ठीक है। और इनको भी अपने जो लैंड है उसका 25% जो है वहाँ पर क्या करना पड़ता था, इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ता था। प्लांटर क्या प्रोवाइड करवाते थे, सीड प्रोवाइड करवा दिए, ड्रिल प्रोवाइड करवा दिए। बाकी सारा काम जो होता था वो कल्टीवेटर का ही होता था। प्रिपेयर करना सॉइल को, सॉर्ट करना, सीड देखना, उसके बाद उनकी क्रॉप की देख रेख करना, वो सारा काम जो होता था किसका होता था, कल्टीवेटर्स का होता था, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, वेन द क्रॉप वॉज डिलीवर टू द प्लांटर। अब जब क्रॉप प्लांटर को दी जाती थी हार्वेस्ट, कटाई के बाद, तो एक नया लोन जो है रेयोट्स को दिया जाता था। इसलिए ये साइकिल जो था वो चलता रहता था। कैसे, पहले लोन लिया, फिर फसल ग्रो की, फसल ग्रो करके फिर प्लांटर्स को बेच दी, प्लांटर्स को बेचने के बाद उनका जो लोन था वो चुकाया, फिर से उन्होंने नई क्रॉप के लिए लोन दे दिया। तो इस तरह से ये साइकिल जो होती वो चलती रहती थी। ये लगा ली, जो पीजेंट्स थे वो कभी भी कर्ज से मुक्त हो ही नहीं पाते थे। पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड, और पीजेंट जिनको लगता था किसानों को कि भाई शुरू में कि भाई अरे कैश दे रहे हैं, पहले ही कैश दे रहे हैं हमें, तो वो एडवांस दे रहे हैं, तो उनको बाद में पता चला कि भाई कितना हार्श सिस्टम था। प्राइस दे गोट फॉर इंडिगो, जो प्राइस वो इंडिगो के लिए उनको देते थे वो बहुत ही कम प्राइस होता था, और वो उनकी लोन का जो साइकिल था वो कभी ख़त्म नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम्स टू, और भी प्रॉब्लम्स थी। प्लांटर यूजुअली इंसिस्ट दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द पेस्ट सॉइल। अब क्या था भाई, एक तरफ तो प्लांटर जो कल्टीवेटर्स है उनको राइस ग्रो करना है, ठीक है, राइस प्लांट करना है। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि अपनी लैंड का, जो तुम्हारी लैंड का सबसे फर्टाइल प्लेस है ना, वहाँ पर ही हमारी इंडिगो प्रोड्यूस की जानी चाहिए। इंडिगो मोर एवर हैव डीप रूट्स। अब यहाँ पर जो इंडिगो है जब वो प्रोड्यूस करते थे उसकी जो जड़ें होती थी वो गहरी होती थी। इसके कारण जो सॉइल की फर्टिलिटी होती थी ना वो ख़त्म हो जाती थी। इंडिगो प्रोड्यूस करने के बाद, उसकी कटाई के बाद राइस को सॉन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, इनफैक्ट इम्पॉसिबल हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर। इसका मतलब है ब्लू रिबेलियन, ब्लू मतलब इंडिगो का, इंडिकेट कर रहे हैं इंडिगो को, रिबेलियन मतलब विद्रोह। इन मार्च 1859 में क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ रेयोट्स जो थे बंगाल में, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम आपकी इंडिगो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इस रिबेलियन, जैसे जैसे रिबेलियन स्प्रेड हुआ, रेयोट्स जो थे रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई प्लांटर्स को हम कोई रेंट नहीं देंगे, और उनकी फैक्ट्रीज पर भी अटैक कर दिया अपनी तलवारें, भाले, तीर, कमान सब लेकर। और वुमेन थी, वो किचन्स का सामान, पोट्स, घड़े, पैन, सबसे उनके ऊपर क्या थी, अटैक कर दिया, मतलब उनकी फैक्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स, अब कहा गया उन पीजेंट्स को कि भाई अगर कोई भी पीजेंट इनके लिए काम करेगा, इंडिगो प्रोड्यूस करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, प्लांटर्स के लिए, तो उसका बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखा जाएगा। गमास्ता जो कि एजेंट थे प्लांटर्स के,
उनके साथ भी उनको भी पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया उन्होंने। रेयोट्स स्वॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस। रेयोट्स ने बोला कि भाई अब हम कोई भी एडवांस नहीं लेंगे, कोई भी पर्सन एडवांस नहीं लेगा इंडिगो के प्रोड्यूस के लिए, ठीक है, और ना ही हम प्लांटर्स की धमकियां या उनकी धौंस सहेंगे, ठीक है। लाठियाल्स होते थे जो जिनके पास लाठियां होती थी, जो जिनको प्लांटर्स अपने साथ रखते थे ताकि इनका एक्सप्लॉइट कर सके पीजेंट का, ठीक है, उनको भी यहाँ पर मारना शुरू कर दिया था लोगों ने। वाई डिड इंडिगो पीजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट। अब इंडिगो को ऐसा, जो इंडिगो पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको ऐसा क्यों लगा, अब क्यों लगा कि भाई अब हमारा और चुप नहीं रहना चाहिए, हमारा रिबेल करने का टाइम आ चुका है। और ये कहाँ से आई पावर उनके पास? क्लियरली बात सिर्फ इतनी थी कि ये जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, इसमें लोगों को सिर्फ दबाया जा रहा था, उनका कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा था पीजेंट्स का। बट दोज हु वर ऑपरेस्ड, जिन्होंने ऑपरेस किया था, उन्होंने बहुत बड़ा रिबिलियन किया था। देखिए 1959 में इंडिगो रेयोट्स ने ये फील किया कि हमारे साथ जमींदार का सपोर्ट है, हमारे साथ विलेज के हेडमैन का सपोर्ट भी है। तो इतना सपोर्ट मिलने के बाद उनके अंदर पावर है कि येस दिस इज़ द टाइम, तो अब हमें क्या करना चाहिए, रिवोल्ट करना चाहिए। इन मैनी विलेज, काफ़ी विलेज के जो हेडमैन्स थे उनसे क्या करवाया जाता था, फोर्सफुली साइन करवाया जाता था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे, उन्होंने भी लोगों को अवेयर किया कि हमें तुम्हें क्या करना चाहिए, जो ये प्लांटर्स हैं उनको रेसिस्ट करना चाहिए, उनको इनका विद्रोह करना चाहिए, ठीक है। तो लाठियाल्स से उनके साथ भी बैटल्स हुई। दीज जमींदार वर अनहैप्पी, क्योंकि ये जो जमींदार थे ना वो बहुत ही नाखुश थे, क्योंकि प्लांटर्स की पावर बहुत बढ़ती जा रही थी। और जो प्लांटर्स थे एंग्रली एट बीइंग फोर्स्ड बाय प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज, मतलब इनकी पावर भी बढ़ती जा रही है और ये अपने गुस्से से क्या करवा रहे हैं, इनसे जबरदस्ती फोर्सफुली जो है जमींदारों से साइन करवा रहे हैं। इंडिगो पीजेंट्स जो हैं ऑल्सो इमेजिन दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट दैम इन देयर स्ट्रगल। अब जो इंडिगो पीजेंट थे ना, उनको ये भी गलतफहमी हो रही थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, मतलब जो गवर्नमेंट है ना, वो भी इनका सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आप जानते हो कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो बहुत बड़ा रिवोल्ट था, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पर्टिकुलरली वरीड, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत डर गई थी कि 1859 का ये वाला रिवोल्ट जो है वो उतना बड़ा ना हो जाए जितना कि 1857 का रहा है। विद अ न्यूज़, जैसे ही उनको न्यूज़ मिली, ठीक है, जैसे ही गवर्नर को न्यूज़ मिलती है इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कि इतना बड़ा रिवोल्ट चल रहा है, तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर होते हैं ना, वो उस रीजन के अंदर क्या करते हैं, टूर करते हैं, मतलब एक बार देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्यों लोग रिबिल कर रहे हैं। द रिवोल्ट सो द टूर एज अ साइन। अब जो रायोट्स थे, जो पीजेंट थे, उनको लगा कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर आकर सारा ब्यौरा कर रही है, सारा देख रही है, तो मतलब गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, ये हमारे लिए सिंपैथी का एक साइन है। व्हेन इन बरासत द मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट थे, जज थे एशले आइडन, इन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया था कि जो रियोट्स हैं उनको कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इंडिगो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करें और अपने यहाँ पर इंडिगो प्रोड्यूस करें। मतलब मर्जी है, अगर करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें। लेकिन लोगों ने इनके जो वर्ड्स है उसको गलत ले लिया था कि उन्होंने सोचा जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि इंडिगो यहाँ पर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। एडन वॉज ट्राइंग, लेकिन एडन ने ऐसा नोटिस इशू किस लिए किया था, ताकि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सके, पीजेंट्स जो है उनको थोड़ा सा शांत किया जा सके। लेकिन उसके एक्शन को एक सपोर्ट ले लिया गया रिबिलियन के द्वारा। एज द रिबिलियन स्प्रेड, जैसे ही रिबिलियन स्प्रेड हो रहा था, काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल जो थे कोलकाता से यहाँ पर आ गए, पोएम्स लिखने लगे, अपनी राइटिंग्स लिखने लगे, जिसके अंदर वो बता रहे थे रेयोट्स की माइजरी की कितनी दयनीय दशा है, प्लांटर्स कितना ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इंडिगो सिस्टम का कितना ज़्यादा डर है। तो वरीड बाय रिबिलियन, अब जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कभी दोबारा से रिवोल्ट ना हो जाए इतना बड़ा। तो उन्होंने मिलिट्री को बुलाया। आर्मी बुलाने के बाद उन्होंने क्या किया, प्लांटर्स, जो आर्मी किस लिए बुलाई थी, क्योंकि जो प्लांटर्स थे वो भी तो इन्हीं के लोग थे ना, कि प्लांटर्स को सही सलामत यहाँ से निकाला जा सके। उनको निकाला प्लांटर्स को और एक इंडिगो कमीशन बैठाया। इंडिगो कमीशन के अंदर ये डिसाइड हुआ, ये पता चला कि जो प्लांटर्स थे वो गिल्टी थे, वो अपराधी थे। उन्होंने जो मेथड्स यूज़ करे थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड मेथड थे। इट डिक्लेयर, उन्होंने ये भी कहा कि इस
पूरे प्रोसेस में, पूरे इंडिगो प्रोडक्शन में रेयोट्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। कमीशन आस्क द रेयोट्स टू फुलफिल देयर, तो कमीशन ने कहा जो रेयोट्स थे उनको कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसे कंप्लीट कीजिए और आगे फ्यूचर में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने से मना कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इंडिगो प्रोड्यूस करने से मना कर सकते हैं। आगे देखिए ज़रा, आफ्टर द रिवोल्ट, अब जब रिवोल्ट हुआ तो इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो बंगाल में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लेकिन जो प्लांटर्स थे अब वो बिहार में शिफ्ट हो गए, बिहार में वही चीज़ें करने लगे। लेकिन एक चीज़ हो गई थी कि सिंथेटिक डाइज जो है वो आ गई थी लेट 18th सेंचुरी के अंदर, उसकी डिस्कवरी हो गई थी। सिंथेटिक डाई भी इंडिगो की तरह एक डाई ही है जो बहुत अच्छा कलर देती है। तो अब उसके बढ़ने से यहाँ इंडिगो की इतनी डिमांड नहीं रही थी, थोड़ा सा बिजनेस कम हो गया था, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसकी मतलब इसका जो प्रोडक्शन था वो बंद नहीं हुआ था। तो चंपारण में इन प्लांटर्स ने फिर से प्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया था। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए थे, वापस आए थे, तो पीजेंट जो थे वो बिहार में वो महात्मा गांधी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए तो सही है आप आकर किस तरह से इंडिगो कल्टीवेटर की दशा जो है इतनी बुरी होती जा रही है, किस तरह से प्लांटर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने विजिट किया 1917 में। उसके बाद दोबारा एक मूवमेंट चला, चंपारण मूवमेंट, किसके अगेंस्ट? इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये हमारा लेसन था जो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।